Hi everyone, welcome to Topper's Notes. So this lecture is all about NTA UGC NET Paper 1 Unit 4 Communication, where we are going to discuss Chapter 1 previous year questions that is based on basic introduction of communication. So let's move to the first question. The type of communication that the teacher has in the classroom is termed as. So क्लासरूम में जब एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उस तरह की कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है? आंसर इज ग्रुप कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में। सो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ अगर जो है बात करते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, इजीली काउंटेबल होते हैं एंड जनरली फिक्स नंबर होता है, जैसे कि 50 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन होता है जैसे कि बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे एक या दो पर्सन स्टेज पे जाकर के किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं एंड नीचे पूरी जनता उस चीज को सुन रही है। जैसे कि जनरली हमने देखा होगा पॉलिटिक्स होते हैं उसमें बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं, वो सारी मास कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Chinese cultural revolution leader Mao Zedong used to type a communication to talk the masses is known as. द आंसर इज मास लाइन कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि कौन थे चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन लीडर, वो कैसे बात करते थे, हमें नहीं पता। यहाँ पे बस एक इतनी सी बात बोली गई है कि एक लीडर की बात की गई है जो कि मासेस को यानी कि आम जनता से किस तरह से बात करते थे। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया वो भाषण का ही एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है मास लाइन कम्युनिकेशन। Next question is the English word communication is derived from the word. So communication किससे मिलकर बना है? Communis and communicare. Next question is in the process of communication, which one of the following is the chronological order? So जब भी हम communicate करते हैं, one to one communication है, one to many communication है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन अगर हम लोग करते हैं, सो वहां पे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। सो आपको बताना है कि वो राइट आंसर क्या है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कम्युनिकेटर। ठीक है, पहले तो कम्युनिकेटर होना जरूरी है, ए एंड बी दो लोग होना जरूरी है। उसके बाद वो किस बारे में बात करने वाले हैं वो मैसेज जरूरी है, वो टॉपिक होना उनके पास जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियम, क्योंकि वो किस वे में बात करने वाले हैं, वो डायरेक्ट एक साथ बैठ के बात करेंगे, वो मोबाइल के थ्रू बात करेंगे, वो इशारों से बात करेंगे, मींस वर्बल या नॉन वर्बल बात करेंगे। दूसरा है रिसीवर जिसमें कि बी आता है एंड नेक्स्ट है इफेक्ट की उनकी कम्युनिकेशन का किसी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है मीन्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आर। सो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हमेशा इनफॉर्मल होती है। नेक्स्ट इज टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे अगर पर्सन ए ने पर्सन बी से टेलीफोन पे बात करनी है, तो आप देखते हैं मोबाइल में हम लोग बात करते हैं तो पहले अगर मैं कुछ बोलती हूँ, मेरी बात कंप्लीट हो जाने के बाद पर्सन बी या फिर जो दूसरा पर्सन होता है वो उसको सुन के रिप्लाई करते हैं। सो इसको लीनियर कम्युनिकेशन बोला जाता है। In circular communication, the encoder becomes a decoder when there is. So circular communication है, ठीक है। एक एनकोडर डिकोडर कब बन जाता है? जब वो फीडबैक देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पर्सन ए है जो मैसेज दे रहा है एंड पर्सन बी है जो मैसेज रिसीव कर रहा है। मैसेज जो बोलता है उनको बोलते हैं एनकोडर एंड जो मैसेज सुनने वाला होता है वो होता है डिकोडर। अब इसमें पूछा गया है कि एक एनकोडर डिकोडर कब बनेगा? जब ये कोई बात बोलेंगे एंड ये कोई बात सुनेंगे, तो फीडबैक बोल सकते हैं, रिप्लाई इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। ये वही क्वेश्चन है, आंसर होगा हमारा मास कम्युनिकेशन, जन संचार। मास का मतलब ही होता है जनता, आम लोग, बहुत सारे लोग।
नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा जनरल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें बोला गया है फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। Formal communication is a systematic and orderly flow of information. So यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ठीक है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये फास्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, इसमें एक प्रॉपर फ्लो में प्रॉपर तरीके से जो है बातचीत की जाती है, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है। इसलिए आर जो है वो ट्रू है, बट ए यानी कि असर्शन बिल्कुल फॉल्स है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are the characteristic feature of communication? Communication के features की यहाँ पे बात की गई है। Communication involves exchange of ideas, facts and opinions. Communication involves both information and understanding. Communication is a continuous process या फिर communication एक वृत्ताकार प्रक्रिया है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर ऑफ। कम्युनिकेशन पार्टनर की चॉइस किन फैक्टर्स से जो है इन्फ्लुएंस होती है, कैसे हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं? राइट आंसर है यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस अगर है तो उस अकॉर्डिंग हम अपने कम्युनिकेशन पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आपके पास दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है इंटरपर्सनल, दूसरी होती है इंट्रापर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल में होता है इट इज बोथ फोकस्ड एंड अनफोकस्ड, यानी कि अगर दो लोग आपस में बात करते हैं तो कई बार वो पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ एक दूसरे की बात सुनते हैं, कई बार बिल्कुल भी नहीं सुनते। इसीलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को यहाँ पे फोकस्ड एंड अनफोकस्ड बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a customer writes to a bank, kindly send me a statement of my transactions in my saving bank account A during the last 3 months. In terms of communication, it will be called. इसको हम मैसेज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट्स है, इसका मतलब है इन्होंने इसको कोई मैसेज दिया है। अगर बैंक वाले इनका रिप्लाई कर देंगे तो वो एक फीडबैक होगा। नेक्स्ट इज a communication process can be considered complete when। एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट कब माना जाता है? जब रिसीवर अंडरस्टैंड कर जाता है एक मैसेज को, ठीक है। मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर आप लोगों के साथ मैं एक्स पर्सन के साथ बात करती हूँ, अगर एक्स पर्सन जो है मेरी बात को समझ रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ, तो वो कम्युनिकेशन एक जो है कंप्लीट कम्युनिकेशन मानी जाती है। नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल सीक्वेंसेस। कम्युनिकेशन के केस में एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके बाद एक लैंग्वेज होनी चाहिए। ए और बी अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं पहले स्टेप में, उसके बाद उनके पास कोई लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको कि दोनों समझते हैं। तीसरा जो है सोसाइटी एंड चौथा है सिविलाइजेशन। ये कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिसनर बताए गए हैं, कम्युनिकेशन करते हुए टाइप्स ऑफ लिसनर बताए गए हैं एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। नॉन लिसनर, मार्जिनल लिसनर, इवेल्युएटिव लिसनर या फिर एक्टिव लिसनर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ लेते हैं। इज एंगेज्ड इन इंफॉर्मेशन अदर देन द वन नीडेड, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, ठीक है, मेरा नाम एबीसी है, मैं आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन बता रही हूँ रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जाम। अगर आप लोग इस इंफॉर्मेशन के अलावा किसी और इंफॉर्मेशन में बिजी हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी मूवी देखने में बिजी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने में बिजी हो, ये होता है नॉन लिसनर, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल लिसनर की अगर बात करें, पेज हीड टू द कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन ओकेजनली, यानी कि वो एक मार्जिन रख के चलते हैं, जब उनको जरूरत है तो वो ध्यान देंगे, जब उनको जरूरत नहीं है, जब उनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस चीज में ध्यान नहीं देंगे। तीसरा आता है फिर हमारे पास इवेल्युएटिव लिसनर, जो हर एक चीज को इवेल्युएट करते हैं, रिसीव्स इंफॉर्मेशन विदाउट
without processing the significance in the context of communication. And बाद में आते हैं active listener, who looks into the relevance of the information for understanding its implications. ठीक है, so active listeners वो होते हैं जो कि किसी टॉपिक को, किसी बात को अच्छे से सुनते हैं ताकि वो उस चीज को समझ सके। नेक्स्ट अगेन 2019 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से ही है ये क्वेश्चन। इसमें कम्युनिकेशन एलिमेंट्स की बात की गई है एंड इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस पार्ट की बात की गई है। सेंडर, रिसीवर, मैसेज मीडियम, ये चार चीजें कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखें सेंडर, सेंडर एक सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है। ठीक है, सेंडर क्या है, ये एक सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है। उसके बाद आता है फिर हमारे पास रिसीवर। रिसीव कौन करता है, सामने वाले का, जो पर्सन सुन रहा है उसका ब्रेन उस चीज को रिसीव करता है। एंड देन आता है फिर हमारे पास मैसेज। मैसेज क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स होती है। एंड देन मीडियम, मीडियम मीन्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी का कौन सा पार्ट कम्युनिकेशन के किस उसमें हमें हेल्प करता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019। In the analog communication, contents are considered to be. So इसमें content जो होता है एनालॉग कम्युनिकेशन में, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम स्टैटिक यानी कि स्थिर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन रीजन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, कम्युनिकेशन हैज द पावर टू इन्फॉर्म, परसुएड और मिस इन्फॉर्म। एक कम्युनिकेशन में ताकत होती है कि वो किसी कोई बात किसी को बता सके, परसुएड कर सके एंड यानी कि बना सके, और मिस इन्फॉर्म यानी कि गलत सूचना किसी को दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोपेगेंडा ब्लर्स द थिन लाइन बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड टू बी परसुएसिव। सो यहाँ पे अगर हम देखें, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है एंड आर जो है, आर इस असर्शन स्टेटमेंट का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज। सो डिस्टेंस एजुकेशन आपने सुना होगा, वहां पे जो इंस्ट्रक्शनल दी जाती है, कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड भी होता है एंड इंटरैक्टिव भी होता है। The concept of proximal development related to educational communication was developed by। ठीक है, सो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसने दिया है, ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, राइट। नेक्स्ट इज, in the linear model of communication the expected result is always semantic accuracy। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। सो पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, सो कौन कौन सा यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स दिए, तीन तीन चीजें दी हैं, कौन सी सब सेटिस्फाई करती है पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन के रिगार्ड में। सो राइट आंसर है यहाँ पे वॉइस, एम्फेसिस एंड इम्प्रेशन, यानी कि किसी की आवाज, जोर और उनका प्रभाव। Select the advantage of feedback in the process of communication from the following। So आपको पता है कि फीडबैक का क्या क्या महत्व होता है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी लाइव क्लास ये नहीं है, आप लोग कमेंट करके हमें बताते हो, ठीक है, वो आपका फीडबैक होता है कि यस मैंने अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, आपको समझ आया, आपको कोई क्वेरी है। ये सारी चीजें जो है, ये एक फीडबैक का ही टाइप होता है कम्युनिकेशन में। सो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि इट क्लैरिफाइज द कम्युनिकेशन। इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, एंड आपको भी कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या डाउट रह रहा है, ये चीजें मुझे पता चल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम मैच द फॉलोइंग, 2019 का क्वेश्चन है ये। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड उनके एग्जाम्पल्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, आउटवर्ड एंड इनवर्ड कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स मेमोज। ठीक है, दूसरा आता है फिर हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है ग्रुप चेन। ठीक है, नेक्स्ट इज आउटवर्ड कम्युनिकेशन, इट मीन्स गवर्नमेंट एजेंसीज। इनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स सर्कुलर कम्युनिकेशन। So right answer here is option number 1।
Next is identify the communication which is valid as documentary evidence from the following. So documentary evidence के point of view से कौन से communication यहाँ पे सही है? So right answer होगा written communication, क्योंकि documentary evidences जो होते हैं वो written रूप से ही present किए जाते हैं generally. अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस. सो वन वे प्रोसेस की बात की गई है, यानी कि सिर्फ ए बोल रहा है, बी लिसनर है, बी कभी भी उनको फीडबैक या रिप्लाई नहीं देगा. सो इसमें कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? एक सेंडर है यानी कि ए है, एनकोडिंग है, वो बोलने वाला है, उनके पास कोई मैसेज है यानी कि कोई बात है, चैनल है यानी कि वो किसकी हेल्प से बताएंगे, फोन की हेल्प से, बोल के, लिख के, इशारों से, दैट इज कॉल्ड चैनल. डिकोडिंग यानी कि ये इनको डिकोड करेगा, इस बात को समझेगा. एंड रिसीवर रिसीव करेगा. ओके, सो जहां पे भी अगर फीडबैक आ जाए वहां पे हम वन वे कम्युनिकेशन उसको नहीं बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. करेक्ट सीक्वेंस बताना है. पहला है एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन, परसुएशन, बिहेवियरल चेंज. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो पर्सन अपने आप से ही बात करते हैं, चाहे वो मन में सोच रहे हैं हम, फिर या फिर चाहे हम लोग वो शीशे के सामने खड़े होके बात करते हैं, मतलब अपने आप से एक पर्सन किसी भी तरह से बात करते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसकेंडेंटल कम्युनिकेशन यानी कि अनुवांशिक संचार. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन presupposes a shared symbolic environment, a social relationship even among non-participants. इसका रीजन बताया गया है. It leads to social interaction which is combination with other factors contributes to a sense of community. So right answer है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, that is A is false but R is true. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्किल्स प्रमोटेड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. सो एक कम्युनिकेशन में कौन से स्किल्स को प्रमोट किया जाता है ये आपको बताना है. पहला तो रीडिंग एंड लिसनिंग, बिल्कुल सही बात है. लिसनिंग एंड हेल्पिंग ये कम्युनिकेशन में नहीं होता है. उसके बाद हेल्पिंग एंड स्पीकिंग ये भी नहीं होता, हेल्पिंग वर्ड ही नहीं होता है. ठीक है. उसके बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग ये भी कम्युनिकेशन में ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with different performance levels are there in the class for uniform imparting of educative interactions, a teacher should opt for a communication which is. अगर different background के different level के students हैं and सबको equal एजुकेशन देनी है, इंटरेक्शन एक टीचर चाहते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड टीचिंग मेथड को यूज करते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्वैपिंग ऑफ एनकोडर डिकोडर रोल्स इन कम्युनिकेशन हैपेंस ड्यू टू. यहाँ पे अगर एनकोडर डिकोडर स्वैप हो जाए, यानी कि एनकोडर अभी डिकोडर बन चुका है एंड डिकोडर अभी एनकोडर बन चुका है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको बोला जाता है फीडबैक. ये फीडबैक के केस में ही होता है जब एनकोडर डिकोडर बनता है एंड डिकोडर एनकोडर बनता है. मतलब बोलने वाला, ठीक है, इसको इस तरह से देखो, बोलने वाला जब सुनता है और सुनने वाला जब बोलता है, वो एनकोडर डिकोडर यानी कि वो फीडबैक एनालिसिस होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about Communication Unit Chapter 2, where we are going to discuss previous year questions on effective communication. So our first question here is interaction inside the communication should generate. So classroom में अगर कोई communication होती है, चाहे वो एक टीचर से स्टूडेंट की कम्युनिकेशन हो, एक स्टूडेंट की एक स्टूडेंट से कम्युनिकेशन हो, या फिर एक टीचर की पूरे क्लास से कम्युनिकेशन हो, इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है क्लासरूम में, उसमें जनरली क्या जनरेट किया जाता है? आंसर इज आइडियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी. क्लासरूम में जब बातचीत होती है तो वो हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए. स्टूडेंट सेंट्रिक का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स बात करेंगे, या फिर ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं सिर्फ वही सुनना है. स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड जो होता है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसमें स्टूडेंट्स को जो चीज पसंद है
स्टूडेंट्स किस तरह से चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, किस चीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन होती है। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्लासरूम में किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्लास में बातचीत होती है, पढ़ाई से रिलेटेड, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इस तरह की बातचीत, ठीक है? अगला प्रश्न है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो क्लासरूम में जब टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं सो कौन से प्रिंसिपल को वहां पे फॉलो किया जाता है? आंसर है यहाँ पे एडुटेनमेंट। एडुटेनमेंट का मतलब क्या होता है? एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, ठीक है? यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी है एंड एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जिंग विद द स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर्स इज टर्म्ड एज। यानी कि आत्माओं और पूर्वजों से जब बात की जाती है तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है? तो उस कम्युनिकेशन को बोला जाता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यानी कि पारस्परिक संचार। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब हम किसी से इशारों में बात करते हैं उसको क्या बोला जाता है, हाथ से इशारा करेंगे उसको क्या बोला जाता है, आंखों से इशारा करेंगे उसको क्या बोला जाता है, आत्माओं से बात करते हैं उसको क्या बोला जाता है। ये बहुत बड़ी एक लिस्ट है, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन अ टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज और हर स्टूडेंट। सो टीचर जब एक स्टूडेंट से बात करते हैं तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? सो इंपॉर्टेंट होती है अनुभूति, यानी कि एम्पथी। सिंपथी नहीं होनी चाहिए, सहानुभूति से क्यों कोई किसी से बात करे। एपथी का मतलब होता है उदासीनता, एंटीपैथी का मतलब होता है प्रतिभूति। सो यहाँ पे एम्पथी हमेशा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये बार बार आएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये देखो सेम क्वेश्चन, एडुटेनमेंट। ओके, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इज क्लासरूम टीचिंग इज। सो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्लासरूम में जो होता है कब होता है वो? इफ वो रेसिप्रोकल हो। अगला प्रश्न है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन को नॉर्मली क्या बोला जाता है? इसको एक कॉग्निटिव कम्युनिकेशन माना जाता है। कॉग्निटिव चीजें मैंने आपको बताया था कि किसी की मेंटल एबिलिटी से अगर हम रिलेट करते हैं या उससे रिलेटेड कोई बात करते हैं तो वो कॉग्निटिव होता है। अगला प्रश्न है द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन अ क्लासरूम इज कंसीडर्ड एज। सो क्लासरूम में जब नॉलेज शेयर होता है, ठीक है, बातचीत करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कल्चरल कैपिटल। Next question is internal communication within institutions is done through. So अगर एक इंस्टीट्यूशन है उसमें अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है तो किसके थ्रू होता है? ये आईसीटी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लैन का यूज किया जाता है। लैन का मतलब क्या होता है? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा नेटवर्क होता है एक ऑफिस, एक बिल्डिंग, एक घर, एक फ्लोर, ठीक है? इस तरह से अगर हमने इन सब चीजों को नेटवर्क के थ्रू, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन इसमें करना होगा तो हम यहाँ पे हमेशा लैन को यूज करते हैं। आईसीटी यूनिट अगर पढ़ी है तो आपको ये इजीली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विद। सो ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है उसको किससे उसकी किससे तुलना की जाती है? सो उसकी तुलना की जाती है ग्रुप कम्युनिकेशन से। इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर। बातचीत करते हुए झूठ में ताकत होती है। हम झूठ बोल के किसी को अपनी तरफ कन्विंस कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें पावर होती है, लेकिन वो क्या होते हैं? इम्प्रिसाइज होते हैं, यानी कि अशुद्ध होते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है? डिस्कोर्स होता है, यानी कि वो प्रवचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज। इसको हम कंसीडर करते हैं कॉग्निटिव, ठीक है? The telephone model of communication was first developed in the area of। so टेलीफोन की हेल्प से कम्युनिकेशन की पर्सन ए ने पर्सन बी के साथ, ठीक है? सो ये सबसे पहले किस एरिया में हुआ था? ये हुआ था इंफॉर्मेशन थ्योरी में। अगला प्रश्न है ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज।
डिस्क्राइब्ड एज। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक संचार, यानी कि बोलकर जो हम किसी से बातचीत करते हैं, उसमें ब्रेक डाउन जब होते हैं उसको बोला जाता है एथ्रो एंट्रोफी, सॉरी, इसको बोला जाता है एंट्रोफी। In the classroom, the teacher sends the message either as word or images. The students are really, so एक टीचर ने वर्ड्स की हेल्प से, इमेजेस की हेल्प से कोई बात स्टूडेंट्स तक पहुंचाई क्लासरूम में। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स है डिकोडर। टीचर कौन है? टीचर है एनकोडर। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज वर्बल होती है जनरली, यानी कि बोल के हम मौखिक रूप से बात करते हैं। Next question is, effectiveness of communication can be traced from which of the following? ठीक है, सो दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, उनकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली कब माना जाता है? जब एटीट्यूड सर्वे होता है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस होती है, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल होता है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल को ट्रेस नहीं किया जाता। Which of the following is not a principle of effective communication? ठीक है, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल यहाँ पे कौन सा नहीं है? सो राइट आंसर है वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। वन वे ट्रांसफर जो होता है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ, ये वन वे कम्युनिकेशन है। आप लोग ना मुझे फीडबैक दे पा रहे हो, कमेंट करेंगे, एक दो बच्चे करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ना इसमें कोई फीडबैक है, ना आप लाइव मुझे सुन पा रहे हो, ना लाइव आप मुझे जज कर पा रहे हो। ठीक है, सो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट प्रिंसिपल नहीं होता है। इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। सो कम्युनिकेटर यानी कि ए और बी अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इनका ट्रस्ट लेवल कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? इनके आई कांटेक्ट के थ्रू। आपने ये चीज पढ़ी होगी कि आई कांटेक्ट अगर होता है, इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, तो जनरली एक टीचर और एक बच्चे, एक स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन क्या होता है? यूटिलिटेरियन यानी कि उपयोगितावादी। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स, सो हर टाइप का कम्युनिकेशन किससे प्रभावित होता है? उसके कॉन्टेक्स्ट से, यानी कि क्या टॉपिक है, किस वे में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। Attitudes, actions, and appearance in the context of classroom communication are considered as non-verbal communication. Action appearance यानी कि कोई कैसा दिखता है, कोई कैसे एक्शन करता है, इशारे करके हमें बताता है, ये नॉन वर्बल अमौखिक कम्युनिकेशन का टाइप होता है। Aspects of the voice other than the speech are known as, so ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, यानी कि भाषण के अलावा आवाज के अन्य पहलुओं के रूप में जाना जाता है पैरा लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to as, so right answer है यहाँ पे माइंड मैपिंग। ठीक है, सो क्लासरूम कम्युनिकेशन में सेंट्रल पॉइंट को यूज करना एंड एक डायनामिक पैटर्न ऑफ आइडियाज को वहां पे शुरू करना, ये हमेशा क्या होता है? माइंड मैपिंग होती है। Identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing student in the classroom. एक टीचर क्लासरूम में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, किसी एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करना है किसी भी चीज के लिए कि आप इसका आंसर दो, आप बोर्ड में कुछ लिखो, किसी भी चीज के लिए पॉइंट आउट करना है टीचर ने एक स्टूडेंट को, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि किस तरह से वो आवाज देते हैं, क्या उनकी आवाज में बोलने का तरीका क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर वर्किंग एज इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context? So right answer होगा यहाँ पे horizontal communication. अब देखो यहाँ पे इक्वल स्टेटस, यानी कि इक्वल लेवल के लोगों के साथ बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है। कोई लोअर लेवल का किसी अपर लेवल से बात करता है या अपर लेवल का किसी लोअर लेवल से बात करता है तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस, जो भी लोग बातचीत करते हैं उनको एक चीज एक्सपीरियंस करनी होती है, वो होती है एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। ठीक है,
As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. So बतौर एक टीचर आप लोगों को अपनी प्रेजेंस क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बतानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए हम एक वेल एस्टैब्लिश पोस्चर को जो है अडॉप्ट करेंगे। यानी कि एक हमारा पोस्चर, हमारा एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को पता चले कि टीचर क्लास में है एंड हाउ टू बिहेव एट दैट टाइम। ओके, इसमें यहाँ पे एग्रेसिव स्टेटमेंट यानी कि कोई टीचर अगर गुस्से से बात करता रहे अपनी प्रेजेंस बताने के लिए, ये गलत है। ठीक है, अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी होना भी गलत है। पियर कमांड यानी कि लोगों को डरा धमका के बात करना, ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? अब दो लोग ए एंड बी बात कर रहे हैं। ए कुछ बोल रहा है यानी कि ये सेंडर है, बी क्या है? रिसीवर है, यानी कि ये क्या है? लिसनर है, सुनने वाला है। तो कौन से बेस्ट बेसिक फैक्टर हैं जो एक इफेक्टिव लिसनिंग हमें प्रोवाइड कराते हैं? वो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। यानी कि ए के जो थॉट्स हैं, ए ने जो बात हमें बताई उसको हम अच्छे से सुन रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे बिहेवियर से ये समझ रहा है कि हम सुन रहे हैं उसकी बात को, ठीक है? एंड उसके बाद हम होता है ना, कुछ बात सुनने के बाद हम कुछ रिएक्ट करते हैं, कोई अपना ओपिनियन देते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ, तो तुमने क्या किया, इस तरह से कुछ भी चीजें, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। सो राइट आंसर है यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन, kinesics and personal space. As a good classroom communicator, you are supposed to know योर, ठीक है? सो एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के नाते आपको क्या पता होना चाहिए? आपका आर्टफुल पॉजेस पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कुछ बोलते हैं तो कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें डायरेक्टली बोलना है। कई लोग होते हैं ना कि बिना पॉज के फटाफट 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 पढ़ा रहे हैं, फटाफट बोल रहे हैं, कोई पॉज नहीं है, स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म हुई, कहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट खत्म हुई। तो हमारा आर्टफुल पॉज जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन को बेहतरीन बनाने के लिए। What do communicated words carry in a classroom situation? So classroom में communicated words यानी कि जिन शब्दों की मदद से हम बातचीत कर रहे हैं, वो हमें क्या बताते हैं? हमें कौन से वर्ड्स को ज्यादातर यूज करना चाहिए? एक जो पावरफुल वर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स होते हैं एंड ट्रेडिशनल वर्ड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर इन अ क्लासरूम हैज इमीडिएट कंट्रोल ओवर। सो एक टीचर को क्लासरूम में इमीडिएट कंट्रोल होता है, किन चीजों के ऊपर एक टीचर का इमीडिएट कंट्रोल होता है? द सेल्फ यानी कि अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। सिलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं, बोलते बोलते टीचर ने कुछ गलत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एंड द मैसेज यानी कि कौन सी बात हम देना चाहते थे। कई बार क्या होता है, टॉपिक कुछ और होता है, टॉपिक शुरू करते हैं, वहां से बात चेंज होते 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 किसी और जगह पे ही हम पहुंच जाते हैं। जाना था हमें इधर, लेकिन बीच में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया जहां से टॉपिक चेंज हो गया और हम कहीं और ही पहुंच गए। दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। Internal and external factors that affect message reception by the students in the classroom are referred to as. So effective communication, classroom में students बात कर रहे हैं, मैसेज रिसेप्शन यानी कि मैसेज किसी ने ट्रांसमिट किया, सो उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि उस मैसेज को पहुंचने में इफेक्ट करते हैं? सो राइट आंसर है यहाँ पे नॉइज। ठीक है, आसपास में अगर ज्यादा शोर रहता है तो उससे क्या हो सकता है, मैसेज पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बात जो लिसनर है वो अच्छे से नहीं सुन पाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। क्लासरूम में स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, सो एक पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कब होगा? वो जब वो परसुएशन वहां पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय। एक्सप्रेसिव, किसी कम्युनिकेशन में जब हम अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो उसको हम किस तरह से ड्राइव करते हैं? वो करते हैं एनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो बोलने वाला है,
जो एनकोडर है उनकी अगर पर्सनैलिटी अच्छी, कई लोग होते हैं ना जिनकी बात कोई भी नहीं सुनता, चाहे वो जितनी मर्जी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हो उनकी बात कोई भी नहीं सुनता। एंड कई लोग ऐसे होते हैं, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो चाहे कोई भी बेसिक से बेसिक बकवास से बकवास बात आपको बता रहे हो, उनका बताने का तरीका, उनका एटीट्यूड ऐसा है कि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। सो वही यहाँ पे बोला गया है कि एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। The typical feature of an information rich classroom lecture is in the nature of being। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम जहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, उसमें टिपिकल फीचर कौन सा होता है? वो होता है फैक्चुअल। यानी कि अगर हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बातें चल रही हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फैक्चुअल का मतलब होता है फैक्ट्स पर बेस्ड इंफॉर्मेशन। Classroom communication is the basis of social identity, external inanities, biased passivity, group aggression. So right answer है यहाँ पे option number A, that is social identity. When verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in। so verbal and non-verbal यानी कि बोलचाल से भी और इशारों से भी, दोनों तरह से अगर बातचीत हो रही है, so ज्यादातर लोग किस चीज में बिलीव करते हैं? वो नॉन वर्बल मैसेजेस में बिलीव करते हैं। अब जैसे मैं बोल भी रही हूँ, मैं इशारे भी कर रही हूँ, so ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि वो हाथों के इशारों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, वो पहले से क्या चीज लेकर के चलती है, क्या चीज को सपोज करके चलती है? वो है अंडरस्टैंडिंग। अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विद अ आइस ब्रेकर। ठीक है, सो एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो एक आइस ब्रेकर की हेल्प से अपनी कम्युनिकेशन शुरू करे। अब देखो, आप लोगों ने बहुत बार यूट्यूब का ही एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, टीचर्स ऐसे होते हैं कि जैसे वीडियो शुरू होती है एक मोटिवेशनल कोट्स बता देते हैं, कोई स्टोरी सुना देते हैं, कोई कुछ भी तरह से शुरू कर देते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑडियंस है, वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, इसको बोला जाता है आइस ब्रेकर। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन में जरूरी है क्या होना? ऑप्शन इज एम्पैथेटिक। ठीक है, मैंने एम्पैथी की बात की थी पहले, ये वही चीज है कि सहानुभूति होनी चाहिए। द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन द क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन होती है अगर क्लासरूम में, वो स्टूडेंट्स को किस चीज में मदद करती है? वो मदद करती है कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि उनकी जो मानसिक लेवल है समझने का, उस चीज को समझने का लोड वो कम करती है। The interaction between teacher and students create a zone of proximal। so टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है, वो एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्रिएट करता है डेवलपमेंट का। ठीक है, which of the following set of statement is correct for describing the human communication process? so human communication process को describe करने के लिए यहाँ पे कौन कौन से statements true हैं? so non-verbal communication can stimulate ideas, communication is learned ability, communication is not a यूनिवर्सल पैनक्रिया, या फिर कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। तो ये चार स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, बाकी की दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। differentiate between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication in the basis of is the basis of selective expectation of performance, selective affiliation of peer groups, selective attention या फिर selective morality। so इसका right answer है selective attention। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। इसमें पूछा गया है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। इसका रीजन क्या है? ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, ट्रांजैक्शन होती है कि वो नॉन स्टॉप चलते जाने वाली कम्युनिकेशन है। टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। इसमें ये नहीं बोला गया है कि स्टूडेंट्स की जो रिस्पॉन्स होते हैं वो पर्पसिव होते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर है यहाँ पे कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, एंड आर जो है इसका रीजन जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। टू कम्युनिकेट वेल इन क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। क्लासरूम में अच्छे से कम्युनिकेट करना किसी पर्सन का एक नेचुरल एबिलिटी होती है।
एंड वही उसका रीजन बताया गया है कि इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। जो स्टेटमेंट ए है वो फॉल्स है एंड आर जो है वो ट्रू है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन एक नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है। कम्युनिकेशन करना, स्पेशली क्लासरूम में कैसे बात करनी है, ये हर एक बच्चा सीखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन पर बेस्ड है। इसमें असर्शन में बोला गया है द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट इन क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरैक्शंस लेटर। एंड इसका रीजन ये बताया गया है कि मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर हम ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, इसका इनडायरेक्ट मतलब यही होता है कि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग पर ज्यादा कंट्रोल रख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेटमेंट ए फॉल्स है एंड स्टेटमेंट आर जो इसका रीजन है वो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन पर बेस्ड है। मेकिंग गुड प्रिडिक्शंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन में बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, सो क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक अच्छी प्रिडिक्शन, एक अच्छी भविष्यवाणी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसका कारण ये बताया गया है, इट हैपेंस व्हेन इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट्स टेक्स प्लेस एट सुपरफिशियल लेवल। ठीक है, यानी कि सतही स्तर पर अगर हम लोग स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, इस वजह से ये यहाँ पे ऐसा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is estimated that the meaning derived by students from non-verbal communication in relation to verbal communication is ऑप्शन नंबर ए हियर इज द राइट आंसर 2/3 मोर। ठीक है, सो इतनी ज्यादा होती है ये। अगला क्वेश्चन है, आइकॉनिक प्रोडक्शन ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। क्लासरूम कम्युनिकेशन में जब भी हम एक आइकॉनिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब है हम हमेशा ग्राफिक्स की बात करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक मेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, कंप्लीट होता है, इंटरेक्टिव होता है, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे बहुत इजी है, आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब भी हम लीनियर की बात, जब भी हम फीडबैक की बात करते हैं, इसका मतलब ये सर्कुलर भी है, तभी एक प्रोसेस को कंप्लीट माना जाता है, एंड तभी एक प्रोसेस इंटरेक्टिव भी होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल पावर ऑफ रिलेशन टू क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। यहाँ पे डायरेक्ट है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज कोरिसिव पावर, रिवॉर्ड पावर, रिफिंड पावर एंड लास्ट है हमारे पास लेजिटिमेट पावर। ये सारे जो है वो प्राइमरी बेसिस होते हैं एक इंटरपर्सनल पावर जो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 से है, in a classroom use of communication technology presupposes। क्लासरूम में जब भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी प्रीसपोज क्या करती है? न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशंस। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइंस डिराइव्ड मीन्स थ्रू साइंस डिराइव्ड मीन्स थ्रू, इसका राइट आंसर है द नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट। जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसकी लैंग्वेज में कौन सी चीज होती है, जरूरी है, जो कि ये है एक सोशल वर्ल्ड, यानी कि सामाजिक दुनिया। इन अ क्लासरूम डिलेड फीडबैक कैन हैपन ड्यू टू। डिलेड फीडबैक यानी कि ए ने कुछ बोला बी को, बी ने उस बात को सुना, लेकिन वो फीडबैक देने में, यानी कि वो रिप्लाई करने में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, थोड़ी सी देरी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सिमेंटिक नॉइस, यानी कि आसपास शोर बहुत हो सकता है। ठीक है, वैसे तो और भी रीजन हो सकते हैं कि बी को शायद हमारी बात समझ ना आई हो, या फिर बी को इसका आंसर पता ना हो कि क्या रिप्लाई करो, बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ये गिवन था, तो 4 में से प्रायोरिटी हम ऑप्शन नंबर 3 को ही देते हैं। A basic principle of effective classroom communication is that one should adapt his or her own मैसेज टू द ऑडियंस। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन में यही होता है कि एक पर्सन इजीली अपना मैसेज दूसरे पर्सन तक दे सके। A key element for effective communication, effective classroom communication is, classroom communication को effective बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? एडवोकेसी जरूरी होती है।
अगला क्वेश्चन है, लोकल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज रेफर टू एज। फेस टू फेस ए टू ए कम्युनिकेशन है यानी कि, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सोशल इंटीग्रेशन। In a classroom situation, a teacher organizes group discussion to help arrive a solution of a problem. In terms of a model of communication used, it will be called. So right answer है यहाँ पे transactional model. Transactional model अगर आपने communication का पढ़ा है तो आपको पता होगा, as it is definition यहाँ पे इसकी बताई गई है question में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, peer group interaction in classroom helps in। peer group interaction होता है कि अपने आसपास के लोग, चाहे अगर हम जॉब कर रहे हैं तो peer group हो गया हमारे कलीग्स, अगर हम क्लास में हैं तो peer group हो गया हमारे क्लासमेट्स, ठीक है। सो इस तरह की इंटरेक्शन किस चीज में हेल्प करती है? ये कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन एन एसेंशियल वे। ठीक है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक एसेंशियल वे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सिग्निफाई करती है, दर्शाती है? सो राइट आंसर है द ड्रेस कोड फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है। अब देखो, इंडिविजुअल ने जो ड्रेस कोड फॉलो किया है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बाकी में देखो यहाँ पे बोला है रिटन ऑन अ क्वेश्चन पेपर, यानी कि इन्होंने बोल के लिख के कोई बात बताई। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में बोला जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि यहाँ पे ऑडियो है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है योगा इंस्ट्रक्टर टीचिंग योगा पोजेस, यानी कि ये बोल भी तो रहे होंगे साथ साथ में। सिर्फ ये ड्रेस कोड वाला सेक्शन ऐसा है जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें बताता है। नेक्स्ट है, इन अ क्लासरूम अ स्टूडेंट टू बी एन इफेक्टिव लिसनर हैज टू टेक नोट ऑफ। ठीक है। एक क्लासरूम में स्टूडेंट अगर इफेक्टिव लिसनर बनना चाहता है, यानी कि प्रभावी श्रोता बनना चाहता है, तो उसको किस चीजों का ध्यान रखना होगा? ऑप्शंस आर टीचर अपीयरेंस, की टीचर कैसे दिखते हैं, पीयर ग्रुप यानी कि अपने आसपास के लोग, एकेडमिक कंटेंट की एग्जैक्टली क्या हम पढ़ रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्शंस यानी कि कम्युनिकेशन करते हुए बीच में कोई डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कोई अगर हमें विकर्षण करते हैं हमारा, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। अगेन क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन ही है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अ गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो। सो अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर हम बनना चाहते हैं तो कौन से प्रिंसिपल हमें फॉलो करने चाहिए? ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, यस, एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है तो वो अच्छा कम्युनिकेटर होगा। ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स, बिल्कुल गलत, विजुअल्स का यूज करना इंपॉर्टेंट है। ही शुड बी अथॉरिटेरियन, गलत, ये भी बिल्कुल गलत है। ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, यस, किस मीडियम में हम किस तरह से हम बात कर रहे हैं, कैसे किस माध्यम से हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए पर्सन ए एंड बी आपस में बात कर रहे हैं, पर्सन ए ने इंग्लिश में कुछ बोला लेकिन पर्सन बी को इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो ये जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था ये बिल्कुल गलत था। ठीक है। सो मस्ट हमें करना चाहिए, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमें अच्छा रखना चाहिए जो कि सबको अच्छे से समझ आए। ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी की तरह अगर चीज सामने बताई जाए, किसी को बात बताई जाए, तो वो एक अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। राइट आंसर है अवेयरनेस। सबसे पहले एक स्टूडेंट को, एक जो कम्युनिकेटर है उनको किसी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा आता है इंटरेस्ट अगर उनका होगा, तीसरा इवैल्यूएशन, एंड लास्ट है यहाँ पे नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थियोरेटिकल टेक्निक्स फॉर स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन को यहाँ पे स्ट्रक्चर करने के लिए कौन सी टेक्निक्स, थियोरेटिकल कौन सी टेक्निक्स यूज की जानी चाहिए? ठीक है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 3 एंड 5। सो 1 में बोलते हैं रिलेटिंग द डेज टॉपिक टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि आज का टॉपिक जो है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट का होना चाहिए। बट ये चीज हर बार पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि अगर जो बुक में टॉपिक आ गया अगर वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट का नहीं है तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस टॉपिक को वो कैसे इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करते हैं किसी स्टूडेंट के सामने।
नेक्स्ट है स्मूथ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। ठीक है, एक आइडिया से, एक टॉपिक से, एक मूव से दूसरी तरफ को मूव करना, ठीक है, दूसरे आइडिया की तरफ मूव करना, ये स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए। एक लिंक होना चाहिए हर एक आइडिया के बीच में। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को लगे कि अभी तो हम ये पढ़ रहे थे, अभी हम डायरेक्टली यहाँ चले गए, ये क्या था। ठीक है, एंड इसमें फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे सॉरी मिसिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हो, संदेशों के स्वागत के गुणवत्ता पहलू में सुधार के लिए मीडिया का उपयोग करना। यानी कि जब भी हम मैसेजेस ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, जो भी हम एक दूसरे को डेटा दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, उसके लिए एक मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। Choose the person who has control over self, mode of communication and methods of delivery in classroom from the following. So right answer है यहाँ पे टीचर। टीचर पे ही एक ये होता है कि जिनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी ये सेलेक्ट करते हैं एंड मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेज भी क्लासरूम में यही सेलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ। एक सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, उसको मतलब एक एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत हो रही है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ स्किल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बोला गया है वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, कि मैं बोल भी रही हूँ एंड बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा ना, जो टीचर्स बहुत हाथ के एक्सप्रेशंस दे करके बॉडी लैंग्वेज उनका अच्छा होता है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड चौथा है एनालाइजिंग द ऑडियंस नीड्स। सो ऑडियंस एग्जैक्टली क्या चाहती है, किस लेवल की ऑडियंस हमारे पास बैठी है, उस अकॉर्डिंग बात को प्रेजेंट करना, ये एक एजुकेशनल कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायनामिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। सो अच्छी क्लासरूम कम्युनिकेशन के डायनामिक्स क्या हो सकते हैं? इंडिफरेंस, मोटिवेशन, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, एक्सक्लूसिविटी, पार्टिसिपेशन या फिर जेंडर्ड व्यूज। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर सॉरी लिसनर एंड जो भी मैसेज दे रहे हैं उनका। Next is a teacher tells his students when you learn this you will be able to carry out your project. What does the communication suggest? So ये एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया गया है कि एक टीचर एक स्टूडेंट को कुछ बोलती है, तो ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है? इस कम्युनिकेशन में क्या चीज सजेस्ट की गई है? वो की गई है एम्बिगुअस एडवाइस, यानी कि अस्पष्ट सलाह। माइक्रो एक्सप्रेशंस एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर they are fleeting. Which of the following are essential for good communication? Classroom communication. Okay, so अच्छी classroom communication के लिए क्या चीजें जरूरी है, ये आप देख सकते हो, बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो राइट आंसर है यहाँ पे पहला है प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडंडेंसी, दूसरा है इमीडिएसी ऑफ फीडबैक एंड लास्ट है नॉन वर्बल क्यूज। मिनी समरीज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड। पूरी क्लास में मैंने आप लोगों को क्या करवाया उसको मैं एक लास्ट में 5 मिनट में फटाफट से समरी के रूप में बताती हूँ, उसको बोला जाता है वर्बल साइन पोस्टिंग। इन द डिजिटल एरा देयर इज अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन। सो राइट आंसर है ओवर स्टिमुलेशन। Classroom communication in classroom takes place in which of the following levels? So classroom communication किस लेवल पे काम करती है? ये करती है surfacial meaning पे काम। Learner communication has a relatively high potential of challenging. So learner की जो communication है उसमें एक high potential होता है किस चीज को challenge करने का? वो होता है long held attitudes. When there is an animated discussion between a teacher and his or her students in the classroom, it can be classified as, so it can be classified as horizontal communication. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज कक्षा का संचार होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको वो होता है एक पर्पसफुल यानी कि एक उद्देश्य होता है, एंड दूसरा होता है प्रेग्मेटिक यानी कि व्यवहारिक होता है। इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज, एजुकेशनल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कब माना जाता है? अगर वो कॉन्टिन्यूअस होगी। Which of the following theories can be applied to a classroom communication? So यहाँ पे theory of social constructivism की theory हमेशा यूज की जाती है classroom communication में। Connotative communication inside the classroom is, so ये होती है implicit.
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मैनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। ठीक है, स्पोकन और रिटन दो मीडिया होते हैं जिससे कि हम क्लासरूम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड इसका यहाँ पे रीजन बताया गया है कि किसी भी माध्यम से संचार एनकोडर्स के दृष्टिकोण के माध्यम से नहीं होता, यानी कि जो एनकोडर्स होते हैं, जो मैसेज देने वाले होते हैं, उनके माध्यम से जिस मीडियम में वो चाहे उस मीडियम में हमेशा मैसेज अवेलेबल नहीं होता। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट द स्टेटमेंट ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन असर्शन रीजन। इसमें पूछा गया है मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन एफिशिएंसी आर नॉट इंटर रिलेटेड। इसका रीजन बताया गया है कम्युनिकेशन एज अ सोशल प्रोडक्ट has its own variable in a learning environment. So right answer है ऑप्शन नंबर डी की स्टेटमेंट ए फॉल्स है बट आर जो है वो ट्रू है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, अगेन असर्शन रीजन मैंने आपको बहुत बार बताया। अब इस तरह से यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं असर्शन रीजन पर बेस्ड। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स। इसका रीजन है पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस शुड गाइड। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड ए जो आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अनदर इज रीजन। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो पैडागॉगी से रिलेटेड है, डायरेक्ट हम बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट की ही। इसमें पूछा गया है पैडागॉगी एंड सोशल इंटरेक्शन आर टू मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ अ टीचर, यानी कि सोशल इंटरेक्शन और पैडागॉगी जो है ये दोनों रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज होते हैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन असर्शन रीजन पर बेस्ड है। फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज डिजायरेबल टू यूज द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। Reason is the using the projection technology facilitates extensive coverage of course content. So right answer है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि ए एंड आर असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं बट इसका एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट नहीं है। The principles of effective writing useful for both students and teachers are, so right answer है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, that is 2, 3 and 4, means liberal use of adjectives, clarity, consciousness. कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स कैन रिजल्ट इन, ये मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन अगर कलर्स के थ्रू करते हैं, कम्युनिकेशन अगर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं, कम्युनिकेशन अगर हैंड जेस्चर के थ्रू करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो कलर्स के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोला जाता है एस्थेटिक कोड्स एंड कल्चरल कोड्स। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद, कल्चर के साथ बॉडी लैंग्वेज को यानी कि संस्कृति के साथ बॉडी लैंग्वेज को एसोसिएट किया जाता है। द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मैटर्स रिलेटेड टू, राइट आंसर है नॉलेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म। सो एक क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव अगर होगी तो वो किस चीज को ट्रांसफॉर्म करेगी, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करेगी एक पॉजिटिव वे में। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स is a collaboration tool for providing virtual classroom environment? So right answer है A, tutor। अगला प्रश्न है इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिमांड्स। सो इसमें हमें मिलता है पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन यानी कि बोलकर अगर मैं किसी से इफेक्टिव वे में बातचीत करती हूँ, एक तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हमारी उससे बनती है, एंड तीसरा है नोइंग द ऑडियंस, ऑडियंस के बारे में हमें पता चलता है। ऑडियंस में यहाँ पे मतलब कोई भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है जिससे हम बात करते हैं, ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अ वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड इन टीचिंग इज, सो टीचिंग में वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक को अगर यूज किया जाता है तो उसको बोला जाता है स्लो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। क्लासरूम इंटरेक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय, सो क्लासरूम कम्युनिकेशन लार्जली किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये होते हैं अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशन से, सॉरी यहाँ पे है टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट से। ठीक है,
Given below two statements, again assertion reason based है. Use of slang in formal teaching makes communication lively and interesting. यानी कि अगर मैं बहुत ज्यादा टोन के साथ, बहुत ज्यादा स्लैंग के साथ आपको पढ़ाती हूँ, तो इसमें बोला गया है कि वो कम्युनिकेशन लाइवली, जीवंत और रोचक लगती है. ठीक है. एंड इसका कारण क्या बताया गया है? इसका कारण ये बोलता है कि जो शैक्षणिक शालीनता कक्षा के वातावरण में कठबोली से बचने की मांग करती है. ठीक है. यानी कि एकेडमिक्स में जो डिसेंसेंसी होती है, ये हमारी जो गलत वर्ड्स यूज करने की एक प्रक्रिया जनरली लोगों की होती है, उसको कंट्रोल करने में, उसको अवॉइड करने में हमें हेल्प करती है. सो यस, आर जो है ट्रू है, लेकिन ए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट भी. इसमें असर्शन बोलती है नो एनकल्चरेशन टेक्स प्लेस विद रेजिडेंस. एंड इसका रीजन बताया गया है पीपल हैव देयर ओन वैल्यूज एंड सेल्फ इंटरेस्ट दैट ऑल्टर कम्युनिकेटेड मैसेजेस. सो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है एंड रीजन इसका बिल्कुल ट्रू है. Assertion reason based question है again. The arts have grown out of fundamental desire and need to communicate. इसका reason है language is inseparable from culture where is its very source of sustenance and fundamental of communication. So right answer है यहाँ पे both A and B are true, but R is not the correct explanation of A. Next question is, in the context of classroom teaching, smiles or frowns when used as non-verbal cues tends to perform which of the following basic functions. So ये हमारा last question है. ये function से related question है जो कि communication में use होते हैं. So right answer है यहाँ पे substitute functions. Okay, so that's all for today. Thanks for watching. Hi everyone, welcome to Topper's Notes. So this lecture is all about communication chapter 3, where we are going to discuss barriers of effective communication previous year questions. So हमारा पहला question है, communication issues at the international level are addressed by. So अगर communication से related कोई issues international level पर हो जाते हैं, so उसको किस तरह से address किया जाता है? So option D here is the right answer, that is with the help of UNESCO. ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, and it seeks to build peace through international cooperation in education, science and culture. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो आपको पता है कि अगर कोई पर्सन ए पर्सन बी के साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात के बीच में कोई बैरियर आ गया, उसकी कोई भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आसपास बहुत ज्यादा नॉइज है, या फिर कोई पर्सन सी आ गया जिन्होंने बीच में इनको डिस्टर्ब कर दिया, बहुत से बैरियर्स हो सकते हैं. सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. सो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन. यानी कि नैतिकता के बारे में किसी को बोल देना, किसी को जज कर देना. अगर ए ने बी को कोई बात बताई, बहुत अच्छे से ये बात कर रहे थे, बी ने क्या किया, उनके बातों के हिसाब से ए को जज करना शुरू कर दिया. ठीक है, उनको जो है कंसोलेशन कमेंट्स करना शुरू कर दिया, यानी कि सांत्वना भरी टिप्पणियां देना शुरू कर दिया. तो ये क्या होता है, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, वी लिसन अटेंटिवली टू एंड फेवरेबली इंटरप्रेट मैसेजेस which boost our self image and reject or misinterpret message which threaten that image. So this is called, so इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है communication selectivity. That means option number A. Some of the barriers of effective communication are, four options are given here. पहला है polysemy, दूसरा है simple language, use of glitches, easy construction of sentences. So barriers इसमें कौन से हो सकते हैं? तो देखो, एक तो polysemy हो सकता है barrier, ये एक बहुत बड़ा barrier होता है effective communication में. And अगर हम लोग glitches use करते हैं बोलते समय, so वो भी एक barrier होता है. So right answer है option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? फिजिकल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज या फिर नॉन सिमेंटिक नॉइज. सो कौन से बैरियर्स हैं यहाँ पे? सो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि फिजिकल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज एंड साइकोलॉजिकल नॉइज जो है, ये तीनों टाइप के ही बैरियर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉन्टेंट बिहेवियर सच एज रेट ऑफ स्पीकिंग, लाउडनेस, टेंडेंसी टू इंटरप्ट एंड प्रोनाउंसिएशन
peculiarities are referred to as which behavior? So they refer to as extra linguistic behavior. अगला प्रश्न है सिमेंटिक बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्प्लाइड व्हेन। सो सिमेंटिक बैरियर से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये कब होते हैं? ये तब होते हैं व्हेन the receiver does not understand the meaning of the message। रिसीवर कौन है? ए जो है ये मैसेज दे रहे हैं, बी जो है जो सुन रहे हैं ये रिसीवर हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, यानी कि आप मेरे ऑडियंस हो, आप लोग इस बात को सुन रहे हो, राइट? सो आप क्या हो? आप लोग रिसीवर हो। अगर आप लोग मेरी बात को अच्छे से नहीं सुन रहे हो, मेरे मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हो कि क्या मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ, तो ये एक सिमेंटिक बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। सो कौन है जो कि कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने में मदद करता है? सो राइट आंसर है फोकस लिसनिंग। जैसे कि यहाँ पे हमने सिमेंटिक बैरियर की बात की थी, है ना? अगर इससे बाहर निकलना है, इसका मतलब ये है कि जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, उनको बहुत फोकस करके, उनको बहुत ध्यान से बात हमारी सुननी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about communication unit where we are going to discuss chapter number 4, that is mass media and society previous year questions. So let's move to the first question. The pioneer of the silent feature film in India was। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दादा साहेब फाल्के। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली अब यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं पूछे जाते। The largest circulated daily newspaper among the following is। so यहाँ पे 4 न्यूज़पेपर्स के नाम दिए गए हैं। so largest circulated daily newspaper कौन सा है? ये है टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन via न्यू मीडिया such as computers, teleshopping, internet and mobile telephony is termed as। so right answer is option number B, that is interactive communication। ठीक है। सो जब भी हम कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों की बात करते हैं, सिंपल अगर बोलें, जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी चीज की बात करते हैं, दैट मीन्स वो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज मैनुअल कैसल वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म। इन्होंने सबसे पहली कौन सी टर्म यूज की थी? इन्होंने की थी नेटवर्क सोसाइटी टर्म यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंशियल फ्रेमिंग यूज्ड बाय टीवी ऑडियंस कनेक्ट्स मीडिया विद। ये रेफरेंशियल फ्रेमिंग जो है, जो कि टीवी ऑडियंस के द्वारा यूज की जाती है, ये मीडिया को कनेक्ट करती है किसके हेल्प से? रियलिटी के थ्रू। नेक्स्ट इज वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड। सो वर्चुअल रियलिटी हमें पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती है, यानी कि सहभागी अनुभव प्रोवाइड कराती है। The initial efforts for internet based communication was for। शुरू में जब इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा था, ये किसके लिए शुरू किया गया था? ये बेसिकली मिलिट्री पर्पस के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज। मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी इंडिया की कौन सी थी? ये थी हिंदुस्तान समाचार। अगला प्रश्न है आइडियोलॉजिकल कोड्स शेप आर कलेक्टिव। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे परसेप्शंस को यूज करते हैं, यानी कि हमारी धारणाएं जो होती हैं, उनको ये जनरली यूज करते हैं। यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज। जो लोग मीडिया को अपने अपने एंड पे यूज करते हैं, उनको बोला जाता है एक्टिव ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है the grains that appear on a television set when operated are also referred to as। ठीक है। ग्रीन्स जो टेलीविजन सेट पे हम लोगों को जनरली नजर आते हैं, उनको बोला जाता है स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया इज नोन एज। देखो यहाँ पे मास मीडिया एंड सोसाइटी है कि कम्युनिकेशन में मीडिया कैसे हेल्प करती है। मास का मतलब है जनरल पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे मीडिया इज नोन एज, मीडिया को हमेशा फोर्थ एस्टेट माना जाता है। अगला प्रश्न है द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। येलो जर्नलिज्म जहां पे भी हम बात करते हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसेशनलिज्म एंड एक्स एग्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स, यानी कि पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज और अतिशयोक्ति करना। इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन वाज एनहांस्ड बाय। एक कक्षा में
मैसेज रिसेप्शन यानी कि मैसेज तो हम दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी को एनहांस करने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फोर्थ एस्टेट? यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि फोर्थ एस्टेट हम बोलते हैं मीडिया को। नेक्स्ट है द डांस ऑफ द हनी बी conveying to other bees where nectar will be found in an is an example of। so ये किसका एग्जाम्पल है? ये है ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। यानी कि इसमें बहुत सारी हनी बीज एक दूसरे एक इन्होंने नेक्टर देख लिया, ठीक है, इन्होंने एक नेक्टर देख लिया, फिर वो उनको बता रही हैं, आपस में बात कर रही है इससे रिलेटेड, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। टूडेज मीडिया सोसाइटी इक्वेशन इज लार्जली कंज्यूमर कॉन्शियस। ओके, अगला क्वेश्चन है इन बोथ मास कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट्स इज रेफर टू एज। सो जब भी हम मास कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है उसको जो फिल्टर करते हैं, ठीक है, किसी कंटेंट को जो फिल्टर करते हैं उसको बोला जाता है गेट कीपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। gatekeeping by media to ensure what audience consume is inactive of। सो राइट आंसर है मीडिया कंट्रोल ऑन सोसाइटी, यानी कि समाज पर मीडिया का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास दो चीजें दी है, पहला है मीडिया, दूसरा है ट्रांसमिशन, यानी कि इस मीडिया का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ऑडियो, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ठीक है। सो ऑडियो, जब भी हम ऑडियो की बात करते हैं, सो ऑडियो हमेशा कैसे काम करता है? ऑडियो हमेशा एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में काम करता है। अभी देखो ये कैसे याद रखना है, जैसे मैं बोल रही हूँ, कहीं पे मेरे वॉल्यूम लो जा रहा है, कहीं पे मैं मीडियम बोल रही हूँ, कहीं पे मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, इस तरह से होता है ना। ऑडियो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके देखो, व्हाट्सएप पे किसी को ऑडियो भेजो, इस तरह से एक ग्राफ रन होगा। जैसे मैं चुप हो गई तो ये इस तरह से उतने सेकंड के लिए बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, की फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ती है कभी घटती है। सो ये होता है ऑडियो, ठीक है। दूसरा आता है फिर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग। ये होता है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, ये पर्सनल किसी को नहीं बोल रहे कुछ भी, ये पब्लिकली होती हैं चीजें। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट में हमेशा बैंडविड्थ होती है, आपको पता है इंटरनेट सब चलाते हैं। वाईफाई सबके पास नहीं भी होगा, मोबाइल में इंटरनेट होता है तो हम वहाँ पे बैंडविड्थ चेक करते हैं। एंड लास्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक लीनियर कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर वालों ने जो छापना है, जो प्रिंट करना है, वो करके बस उस चीज को पब्लिश कर देंगे। अब सामने वाला चाहे पसंद करे चाहे ना करे, दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है। यहाँ पे असर्शन में पूछा गया है द कोरिलेशन फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज वाइटल फॉर एनी सोसाइटी। इसका रीजन दिया गया है द interpretational aspects that include advertising and public relation shapes and influence public opinion। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेटमेंट ए भी ट्रू है, स्टेटमेंट आर भी ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। तो आपने सुना है बहुत से लोग अभी क्या करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। सो ये एक सोशल मीडिया का ही पार्ट है, फॉर्म है। अ ब्लॉग अलाउ एनीवन टू कम्युनिकेट टू अ पब्लिक ऑडियंस। ब्लॉग आपने देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन ए है, वो अपनी वीडियोस बनाते हैं एंड पब्लिक ऑडियंस के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मास मीडिया। सो मास मीडिया का फंक्शन कौन सा है? ये है टू ट्रांसमिट कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैचेस। सो यहाँ पे थ्री चीजें दी है हमें, थ्री डिजिटल इनिशिएटिव्स दिए हैं। पहला है ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी एंड मूक। कौन सा मैच नहीं करता है? ज्ञान दर्शन क्या है? सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल है। उसके बाद ज्ञानवाणी एजुकेशनल एफएम रेडियो चैनल है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स। बेसिक चीज है, 2 नंबर आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। ये देखो, ज्ञान दर्शन, दर्शन मतलब देखना, टीवी में हम चीजों को देखते हैं। वाणी मतलब आवाज, एफएम में हम सिर्फ किसी की आवाज सुन सकते हैं। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। सो
यहाँ पे ऑप्शन 3 गलत है, बाकी सब करेक्ट है। Which of the following is a characteristics of modern mass media? So modern mass media का एक characteristic है यहाँ पे capital intensive. Next question, mass media do not have predetermined functions for everyone and people use them the way they like. This is suggestive of the fact that audience are active. Next है, identify the ways that would be followed by a public sector organization to communicate with public by organizing an open house. So इसका right answer है publicity के लिए ये होता है, दूसरा public relations के लिए ये होता है and image building के लिए ये होता है. So right answer here is option number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जिसमें कम्युनिकेशन चैनल एंड उसके टाइप्स के बारे में बात की गई है। सो ब्लॉगिंग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग एक सोशल मीडिया का ही पार्ट होता है, इसी का एक फॉर्म होता है। टेलीविजन क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना? आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? पीरियोडिकल्स आर प्रिंट मीडिया एंड कलेक्शन साइट्स क्या होती हैं? ये www यानी कि वेबसाइट जो होती हैं वो www वर्ल्ड वाइड वेब पे ही काम करती हैं। सो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस